महामारी के उपचार के लिए कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। इसके बारे में मुख्यमंत्री वसुदेव ने राजमाता से बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने आम्रपाली के बारे में बताते हुए कहा कि वो गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा कर रही है और उन्हें बीमारी से मुक्त कर रही है। अब तक एकमात्र आम्रपाली ही है जिसका उपचार कारगर साबित हो रहा है। यही नहीं, बातों बातों में मुख्यमंत्री वसुदेव ने आम्रपाली की तारीफ भी कर दी थी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि राजमाता ने सम्राट के साथ उसके विवाह का निर्णय उचित लिया है। लेकिन राजमाता ये सुनते ही मुख्यमंत्री वसुदेव की तरफ कुछ इस तरह से देखने लगी मानो मुख्यमंत्री वसुदेव ने कुछ गलत कह दिया हो। उन्हें देखकर मुख्यमंत्री वसुदेव ने अपने शब्द वापस लेते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा राजमाता, यदि कुछ गलत कह दिया हो तो। तब राजमाता ने कहा, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, आपका कहना ठीक है। आम्रपाली का मगध से कोई भी संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी वो हमारे लिए, हमारे मगध के लिए अपने प्राण दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रही है, जबकि हमने उसे अपमानित करके महल से भी निकाल दिया था। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटी और बीमार लोगों का उपचार कर रही है। तो वहीं मगध साम्राज्य की दोनों रानियों को देखिए, जो अपने पति सम्राट बिंबिसार की सेवा करने से भी मुकर गई। राजमाता के हृदय में आम्रपाली के लिए स्नेह की भावना पैदा होने लगी थी। ये बोलकर राजमाता एक फैसले पर पहुंची और मुख्यमंत्री वसुदेव से दृढ़ता पूर्वक कहा, वसुदेव जी, आम्रपाली जो कुछ भी उपाय अपना रही है उसे विधिवत नगर नगर में जाकर सभी तक पहुंचा दीजिए और इन उपायों का कठोरता से पालन करने के लिए लोगों से कहिएगा। और रही बात सम्राट की, तो हम खुद उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन राजमाता, सम्राट का ख्याल रखने से आप भी तो बीमार पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री वसुदेव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि राजमाता ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और खुद कहा, मुख्यमंत्री वसुदेव, आम्रपाली भले ही एक नगरवधु है, लेकिन आज उस लड़की ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। जब वो उन लोगों के लिए लड़ सकती है जो उसके कुछ भी नहीं लगते, तो सम्राट तो हमारे पुत्र हैं, हम भला उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। इतना कहकर राजमाता उस वार्ता भवन से बाहर की तरफ जाने लगी और आखिरी बार रुककर मुख्यमंत्री वसुदेव से कहा, वसुदेव जी, जैसे ये बीमारी मगध साम्राज्य से उभर जाएगी, हम चाहते हैं कि आम्रपाली की वापसी उसके सम्मान के साथ हो। उसकी वापसी पर उसका सम्मान, स्वागत एकदम भव्य होना चाहिए। इसके बाद राजमाता उदासीन भाव लिए वहां से चली गई। लेकिन वहां खड़े मुख्यमंत्री वसुदेव राजमाता का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। उनके होठों पर सकारात्मक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजमाता, आपको समझ पाना असंभव है। इसके बाद वो भी वहां से निकल गए। जहां एक तरफ अब राजमाता आम्रपाली के पल पल की खबर लेने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली भले ही लोगों की सेवा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सम्राट की फिक्र हो रही थी। रात का वक्त था। आम्रपाली उस गांव के सभी लोगों के लिए पोशाक सिल रही थी और उनको सिलकर दे रही थी। उस गांव में सबसे ज्यादा बीमार बच्चे थे। सभी को पोशाक बांटते बांटते वो आखिरी बच्चे के पास पहुंची। बच्चा बहुत छोटा था, यही करीब 8 साल का बालक रहा होगा। आम्रपाली जब उसके सामने खड़ी हुई तो उस बालक ने दूर से ही आम्रपाली के सामने हाथ फैला दिए और अपनी मासूम सी तोतली आवाज में कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। उसकी मासूम सी आवाज सुनकर आम्रपाली का हृदय करुणा से भर गया। उस बच्चे ने कहा, जब कह रहे हैं कि आप हमें बचा लेंगी, तो क्या मैं अपने बड़े भाई छे, अपनी माँ छे मिल पाऊंगा? मैं मर लूंगा तो नहीं ना? वो बच्चा अपने घर वालों को याद कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो मर ना जाए। उसकी बातें सुनकर आम्रपाली अंदर ही अंदर भावुक हो गई थी। उस बच्चे की पीड़ा समझकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गई और उसे अपने गले से लगा लिया। वो प्रेम भरे स्वर में कहती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ पर हैं, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और ठीक होते ही तुम अपने परिवार से मिल सकोगे। इतना कहकर आम्रपाली ने झट से उसकी पोशाक उठाई और अच्छे से उसको पहनाते हुए कहा, तुम हमारे नन्हे राजकुमार हो, तो ध्यान रखना, राजकुमार कभी भी किसी चीज से नहीं डरते, उसका डटकर सामना करते हैं। इसलिए इस बीमारी से हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। आम्रपाली के बारे में अब बच्चा बच्चा भी जानने लगा था और इसलिए उस बालक के बगल में खड़े एक 12 वर्ष के बालक ने जाने अनजाने में कहा, क्या सम्राट ने आपको यहाँ भेजा है? क्या आपको उनकी याद नहीं आती? सम्राट के बारे में सुनकर आम्रपाली का हृदय एकदम से व्यथित होने लगा था।
उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सम्राट की फिक्र का दर्द वो अपने हृदय में संजो कर बैठी है। उसने प्यार से उस बच्चे के गाल पर हाथ रखा और कहा, हाँ, आप सबकी सहायता के लिए सम्राट ने हमें भेजा है। सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। तब उस बच्चे ने भी आम्रपाली के गाल पर हाथ रखा और कहा, आप बहुत अच्छे हो, आप ना सम्राट से भी ज्यादा अच्छे हो। आम्रपाली ने इस बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से जाते हुए मन में कहा, हम नहीं बल्कि सम्राट बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक होगा। तभी चलते चलते उसकी नजर दूर खड़ी विशाखा पर पड़ी। उसे देखकर आम्रपाली तुरंत उसके पास गई और कहा, शाखा, महल का कोई समाचार मिला क्या? आम्रपाली ने विशाखा को महल की खबर लाने के लिए कहा था। वो जानती थी कि सम्राट कैसे हैं। आम्रपाली ने जब विशाखा से सवाल किया तब तक सोम भी उसके पास आ चुका था। विशाखा ने गंभीर स्वर में कहा, देवी आम्रपाली, इस वक्त महल में सभी कुशल हैं, लेकिन पता चला है कि सम्राट को भी बीमारी हो गई है। सम्राट बीमार है, ये सुनते ही आम्रपाली विचलित होने लगी, मानो जो वो नहीं चाहती थी वही हो रहा था। ये सुनकर वो बहुत व्याकुल हो गई और कहती है, विशाखा, सम्राट बीमार है, हमें अभी उनके पास लेकर चलो, उन्हें हमारी आवश्यकता है। लेकिन सोम वहीं पर खड़ा था। सम्राट के प्रति आम्रपाली की चिंता देखकर उसका खून खौल उठा था। जहां आम्रपाली सम्राट के बीमारी के बारे में सुनकर विचलित हो उठी थी और उनसे मिलने जाने के लिए जिद करने लगी थी, तो वही राजमाता पूरी लगन के साथ सम्राट की सेवा में जुट गई थी। उन्होंने दोनों रानियों से कोई भी उम्मीद नहीं रखी। मुख्यमंत्री वसुदेव और सेनानायक त्रिलोक सिंह मिलकर पूरे मगध में आम्रपाली के उपचार के तरीके लोगों को बता रहे थे। लेकिन उसी दौरान उन्हें पता चला कि मगध के उत्तर सीमा में भी लोगों का स्वास्थ्य अब बिगड़ना शुरू हो गया है। उन्होंने जब ये बात राजमाता और सम्राट के सामने रखी तो वहां एक चिंता का माहौल बन गया था। सम्राट अपने कक्ष में ही थे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। राजमाता उनके बगल में ही थी। मुख्यमंत्री वसुदेव चादर ओढ़कर उनसे काफी दूर खड़े थे। उस वक्त सम्राट की स्थिति में थोड़ा सुधार था। वो निर्णय लेने की स्थिति में आ चुके थे। जब मुख्यमंत्री वसुदेव ने बताया कि पश्चिम से होते हुए ये बीमारी उत्तर पश्चिम और अब उत्तर की सीमा पर फैल चुकी है, तो सम्राट ने गहराई से सोचते हुए पूछा, इसके अलावा और ये बीमारी कहाँ कहाँ फैल रही है? मुख्यमंत्री वसुदेव ने अपने ज्ञात आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाते हुए कहा, नहीं सम्राट, ये बीमारी इन क्षेत्रों के अलावा अभी कहीं नहीं है। यदि वो सैनिक अपने गांव से बीमार होकर महल ना लौटा होता तो आपको भी ये बीमारी नहीं होती। सम्राट ने जैसे ही इस बारे में सुना, उन्होंने तुरंत राजमाता से कहा, बड़ी माँ, आपने कुछ ध्यान दिया? राजमाता विचार करने लगी। उन्हें शांत देखकर सम्राट ने मुख्यमंत्री वसुदेव की तरफ देखकर पूछा, क्या आपने ध्यान दिया? मुख्यमंत्री वसुदेव तपाक से कहते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है सम्राट? सम्राट ने सूझबूझ से उत्तर दिया और कहा, हमें जब से ज्वर हुआ है, बड़ी माँ बिना रुके हमारी सेवा कर रही हैं। कई बार तो वो अपने आप को चादर से ढकना भी भूल जाती हैं। यदि हमें वाकई छूत की बीमारी हुई होती तो अब तक राजमाता भी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप सबके अनुसार हम उस सैनिक से कोई स्पर्श भी नहीं हुए थे, तब भी हमें ज्वर हो गया। राजमाता, वो दिन भर हमारे साथ हैं लेकिन फिर भी सुरक्षित हैं। हाँ, पर मुख्यमंत्री वसुदेव अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने कहा, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है वसुदेव जी, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने राजमाता की तरफ देखते हुए कहा, हमारा मतलब है कि यदि छूत की बीमारी हुई होती तो अब तक पूरा मगध उसकी चपेट में आ चुका होता, लेकिन ये एक सीमित क्षेत्र में, मतलब पश्चिमी सीमाओं से जुड़े हुए लोगों को ही हो रही है। इसके अलावा उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर सीमा क्षेत्रों में यह बीमारी फैल रही है। इसका मतलब साफ है कि ये बीमारी छूत की बीमारी तो हरगिज नहीं है, बल्कि कुछ और है जो उन सीमाओं से जुड़ा हुआ है। सम्राट की इस बात को सुनकर मुख्यमंत्री वसुदेव और राजमाता दोनों ही गहन चिंतन में डूब गए थे। काफी देर तक विचार करने के बाद मुख्यमंत्री वसुदेव सम्राट के पक्ष में आ गए थे, लेकिन राजमाता अभी भी सोच रही थी। अंत में उन्होंने जवाब दिया, बेमिसाल इसके पहले भी आपके कहने पर हमने मगध की सीमा पर अपने गुप्तचरों को भेजा है। यदि कुछ ऐसा होता या कुछ संदिग्ध होता तो वो हमें अब तक आकर बता चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तब सम्राट ने राजमाता का उत्तर देने के बजाय कहा, राजमाता, आप लोग अपना कार्य करते रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये बोलकर सम्राट ने मुख्यमंत्री वसुदेव को अंतनाग को बुलाने का आदेश दिया। अंतनाग पहले से अब काफी ठीक हो चुका था।
वो भी बाकी लोगों की तरह मगध में लोगों की सहायता कर रहा था। कुछ ही देर में वो सम्राट के पास आया। सम्राट ने उसे मगध के पश्चिम सीमा की तरफ जाने के लिए कहा और कहा कि वो पता लगाए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन सीमाओं से जुड़ी हुई है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि सम्राट समझ गए थे कि जिस तरह आम्रपाली उपचार कर रही है वो कहीं ना कहीं हवा, पानी और भोजन से जुड़ा है, लेकिन अचानक इन सबसे बीमारी जैसी स्थिति उत्पन्न होना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। अंतेनाग सम्राट की बात मानकर वहां से चला गया। जहां सम्राट इस बीमारी का दूसरा कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं आम्रपाली सम्राट को हुई इस बीमारी के बारे में सुनकर काफी चिंतित थी। विशाखा आम्रपाली को लेने के लिए ही आई थी, लेकिन आम्रपाली के मना करने के कारण वो वहीं रुक गई थी। लेकिन अब आम्रपाली जाने के लिए कह रही थी, तो वो भला मना क्यों करती। लेकिन सोम ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था। वो तो आम्रपाली से प्रेम करते करते उसके ही प्रेम का दुश्मन बन बैठा था। वो झट से आम्रपाली के पास पहुंचा और कहता है, आम्रपाली क्या क्या कर रही हैं? यदि आप महल चली जाएंगी तो यहाँ इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? आम्रपाली सम्राट के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। उसने कहा, सोम यहाँ बाकी लोग हैं, वो इन सबका ध्यान रख लेंगे, लेकिन सम्राट के पास कोई नहीं होगा। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगले ही पल सोम ने कहा, आप गलत सोच रही हैं आम्रपाली। सम्राट के पास तो पूरा मगध है, लेकिन इन लोगों के पास कोई नहीं है। ये बोलकर सोम ने विशाखा से पूछा, बताइए विशाखा जी, क्या सम्राट की सेवा के लिए कोई भी नहीं है? सोम के सवाल पर आम्रपाली ने विशाखा की तरफ देखा तो विशाखा ने कहा, सम्राट की सेवा स्वयं राजमाता कर रही है। इसके आगे सोम ने विशाखा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और आम्रपाली से कहा, तो अब बताइए, जब राजमाता स्वयं सम्राट का ध्यान रख रही है, तो क्या आपके जाने के बाद वो आपको सम्राट का ख्याल रखने देंगी? ये सुनकर आम्रपाली शांत थी। वो सोम के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। तब सोम ने कहा, आम्रपाली इन लोगों की तरफ देखिए, यदि एक दूसरे का ख्याल रख पाते तो आज आप यहाँ नहीं होती। सम्राट के पास राजमाता है, लेकिन इस वक्त इन सब के लिए मसीहा सिर्फ आप हैं। यदि आप इन्हें छोड़कर चली गईं तो ये बीमारी से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे, और भूलिए मत आपने क्या संकल्प लिया था। इतना कहकर सोम आम्रपाली की तरफ चतुर नजरों से देखने लगा। उसकी बात सुनकर आम्रपाली भी अब निशब्द थी। आम्रपाली के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन वो कामना कर रहा था कि आम्रपाली महल जाने से रुक जाए। तब सोम ने आखिरी वार किया और कहा, आम्रपाली देखिए इन लोगों की तरफ। जब से आप यहाँ पर आई हैं इनमें जान आ गई है, लेकिन जब आप यहाँ से चली जाएंगी तो ये फिर से बेजान हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर आम्रपाली ने एक नजर उन लोगों की तरफ देखा जहां वो सब आम्रपाली के दिए हुए पोशाक को प्रेम पूर्वक पहन रहे थे, और वो नन्हा सा 8 साल का बालक भी वहीं खड़ा था। उसकी तरफ देखकर आम्रपाली को उसकी और अपनी बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले ही तो उसने उस बालक से कहा था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी, लेकिन अगले ही पल आम्रपाली को सम्राट का ख्याल आया। उसे एक बार फिर सम्राट की चिंता सताने लगी थी। आखिर अब क्या निर्णय लेगी आम्रपाली? क्या वो गांव वालों को छोड़कर सम्राट के पास चली जाएगी?